हम निषेचन तक हम पढ़ चुके हैं कि निषेचन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक आप जानते हो। तो अब इस जाइगोट से आगे की जर्नी हम देखेंगे और इसे हम कहते हैं भ्रूणीय विकास। तो मानव भ्रूणीय विकास किस प्रकार होता है, तो देखो ये एक जाइगोट बना, स्पर्म और ओवन के फ्यूजन से जाइगोट बना, और इस जाइगोट के अंदर, इस जाइगोट में क्या क्या होता है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, ये ज़ोना पेलुसिडा होता है। ये जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, उस ओवम में के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ओवम के बाहर एक झिल्ली होती है, वो विटेलाइन मेम्ब्रेन, और उसके बाहर का जो स्तर होता है वो होता है ज़ोना पेलुसिडा। तो ये दो लेयर इसमें होते हैं, जो और कोरोना रेडिएटा, तो ये कुछ समय तक इसमें बने रहते हैं। अब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया है, तो दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब इसमें जो भी डिवीजन होंगे, इस अब ये कैसा हो गया, एन और एन थे, मेल और फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड थे, अब वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर ये 2n हो गया। अब इसमें जो भी डिवीजन होंगे फर्दर, वो सभी असमसूत्री होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। तो देखो अब क्या होगा, आप यूट्रस के या पूरा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी रचना आपको याद होगी। जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में ये जाइगोट एम्पुला में, एम्पुला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट में डिवीजन शुरू होते हैं। अब ये इस प्रकार, ये इस यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही आफ्टर 24 आवर्स, फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद डिवीजन शुरू होते हैं। ये जाइगोट मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। कहाँ पर, ये जो प्रोसेस है ये शुरू होता है फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू होता है। अब ये यहाँ से आप देखोगे, अब इसमें जो विभाजन होगा, अब पहले 2 सेल बनेगी, ये 2 सेल बने, उसके बाद अब इससे 4 सेल्स स्ट्रक्चर बनेगा, ये 4 सेल बने। उसके बाद फिर इसमें ये जो विभाजन है, ये विभाजन विदलन प्रकार का होता है, क्लीवेज कहते हैं इसे, विदलन। इसमें क्या होता है, जो कोशिका का आकार है वही रहता है, सिर्फ उसके अंदर की जो कोशिकाओं की संख्या है उसमें वृद्धि होती जाती है। तो आकार आप वही रखेंगे, पहले 2 सेल बने, फिर 4 बने, उसके बाद अब ये 8 सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद इससे 16 सेल स्ट्रक्चर बनेंगे, देन 32 सेल्स बनेंगे। अब विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये जो सब है वो ब्लास्टोमियर्स हैं। इसमें ये सेल्स, जो भी सेल्स बनती हैं विदलन के बाद, उन सेल्स को, हर एक सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं। इस प्रकार इसमें ब्लास्टोमियर्स 32 ब्लास्टोमियर्स बन गए। जाइगोट में डिवीजन शुरू हुए, 32 स्टेज हो गई। तो 16 से जो 32 स्टेज है, उस अवस्था में इसमें जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से, साइज तो वही रहता है, सिर्फ क्या होता है, संख्या बढ़ती है कोशिकाओं की। तो ये 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मारुला। मारुला, मारुला क्यों? क्योंकि यह शहतूत के समान एक ठोस रचना होती है।
दूध को कहते हैं मलबेरी, और इसके समान ही ये दिखाई देता है इस अवस्था में, इसलिए इसे मारुला कहते हैं। तो मारुला एक ठोस रचना है, सोचिए कि यूटिलाइन मेम्ब्रेन है जाइगोट की, उसके अंदर पर बहुत सारी सेल्स हैं जो एक साथ ऐसे एक अटैच्ड है, कॉम्पैक्ट है। तो ये जो रचना है वो क्या कहलाती है? मारुला कहलाती है। तो यहाँ तक मारुला के स्टेज तक जो डिवीजन है वो किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में 60 to 30 सेल्स स्ट्रक्चर बन गया, मारुला का निर्माण हो गया। ये मारुला अवस्था तक कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद ये जो मारुला अवस्था है, ये मारुला अवस्था के बाद नेक्स्ट क्या होता है? अब इसी अवस्था में क्या होता है, इसमें जो बाहर का लेयर है, बाहर ऐसे ये संरचनात्मक रूप से यह दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। बाहर की सेल्स थोड़ी सी पतली होती है और अंदर की जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी, ये पतली और चपटी होती है, थोड़ी सी राउंड शेप में होती है, इस प्रकार से। तो संरचनात्मक रूप से जो मारुला में दो लेयर दिखाई देते हैं, तो ये जो होता है इसे आउटर सेल मास कहते हैं। आउटर सेल मास, शॉर्ट में बोलेंगे OCM, आउटर सेल मास। और ये जो है वो कहलाता है इनर सेल मास। तो ये जो आउटर सेल मास है वो थोड़ा सा चपटा होता है और लंबी सेल्स होती है। तो दो रूपों में यहाँ पर ये दिखाई देता है। ये जो आउटर सेल मास है, इस आउटर सेल मास को, OCM को ट्रोफो एक्टोडर्म भी कहते हैं, और जो इनर सेल मास है उसको बाद में एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मारुला स्टेज। अब क्या होगा, ये मारुला स्टेज था। अब मारुला स्टेज में ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यूट्रस में आ जाएगा। अब यूट्रस में इसकी यहाँ पर ये आंतरिक भित्ति है जिसे हम एंडोमेट्रियम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, उसे यूट्राइन मिल्क कहते हैं। अब ये मारुला आ गया यहाँ पर और तैरता रहता है। इस समय तक इसको जो पोषण है इस खुद लेता है, अपना स्वयं का पोषण लेता है, इसकी सेल्स के द्वारा उसको पोषण मिलता है। अब उसको लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उसको माता से पोषण और ऑक्सीजन आवश्यक होगा। तब यह क्या होगा, ये जो आंतरिक भित्ति है एंडोमेट्रियम, उसमें जाके इम्प्लांट हो जाएगा, वहाँ पर अंतर्रोपित होगा। यहाँ पे आया मारुला, ये तैरेगा। ये जो यहाँ पर एक द्रव होता है उस द्रव को बोलते हैं यूटेराइन मिल्क होता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं यूट्रस से यूटेराइन मिल्क। और यहाँ पर वो तैरता है कुछ समय के बाद। अब इस मारुला स्टेज से के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है होती है वो होती है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में क्या होता है, ये था मारुला। अब हम देखेंगे ब्लास्टुला में क्या होगा। अब ये थोड़ा सा चेंज, अपने आप को ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये जो है ये कहलाएगा ट्रोफोएक्टोडर। ये ट्रोफोएक्टोडर। और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो इस तरफ एक और चला जाएगा और यहाँ पर एक गुहा कैविटी का निर्माण होगा। ये जो कैविटी है ये कहलाएगी ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील कैविटी के कारण ही इस अवस्था को कहेंगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में ये है ट्रोफोएक्टोडर्म और ये जो कहलाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर सुरक्षा और पोषण प्रदान करेगा। उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ सुरक्षात्मक आवरण बनाएगा और पोषण में हेल्प करेगा। पूरा जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है
वो किससे होगा? भ्रूण का निर्माण। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है उनसे भ्रूण का निर्माण होगा। अब ये ब्लास्टोसील जब निर्माण हो गया, इस अवस्था में हमने इसे ब्लास्टुला कहा। अब ये जो ब्लास्टुला है इस अवस्था में अब ये अंतर्रोपित होगा कहाँ पर? गर्भाशय की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में। अब ये यहाँ पर आकर इसमें यहाँ स्थापित हो जाएगा और इस अवस्था कौन सी अवस्था में? ब्लास्टुला अवस्था में ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। अब इसका संबंध किससे होगा? धीरे धीरे अब इसमें एक रचना बनेगी और हम उसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उसका संबंध माता से हो जाएगा और उसको माता से पोषण और ऑक्सीजन मिलने लगेगा ब्लास्टुला अवस्था में। तो देखिए यहाँ तक क्या हुआ? जाइगोट में समसूत्री विभाजन हुआ। उस समसूत्री विभाजन से पहले 2 सेल स्ट्रक्चर बनी, 4 सेल, देन 8, 62, 32 सेल्स स्ट्रक्चर। 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर को हम मारुला कहते हैं। इस मारुला की अवस्था में वो सहतूत के समान एक कॉम्पैक्ट रचना होती है और ये जो सेल्स होती हैं उसको ब्लास्टोमियर कहलाता है। जो पूरी एक सेल है वो ब्लास्टोमियर कहलाती है। अब मारुला अवस्था कहाँ पे संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। और मारुला अवस्था यहाँ पे फिर ये मारुला कहाँ आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में कुछ समय तक तैरता रहता है और वो ब्लास्टुला अवस्था में चेंज हो जाता है। ब्लास्टुला क्या होता है? ब्लास्टुला अवस्था यहाँ पे अब इसी अवस्था में इसमें संरचनात्मक रूप से 2 प्रकार की सेल्स का बना होता है। जो आउटर लेयर है वो थोड़ा सा अलग होता है, इनर जो सेल्स है वो थोड़ी सी अलग होती है। आउटर सेल मास और इनर सेल मास हुआ। उसके बाद इस अवस्था में अब ये जो पूरी सेल्स हैं वो पूरी सेल्स एक को चली जाएंगी। सेल्स कम नहीं होंगी, जो सेल्स बन गई हैं वो डिवाइड हो गई हैं वो सेल्स, लेकिन एक को चली जाएंगी और यहाँ पर एक खाली जगह छूट जाएगा। इससे क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील कहेंगे। और इस ब्लास्टोसील में गर्भाशय का जो द्रव है वो परासरण की क्रिया के द्वारा आ जाएगा और इसको पूरी तरह से भर देगा। और इस अवस्था में ये जो लेयर है इसको हम कहेंगे ट्रोफोएक्टोडर्म और जो अंदर में जो सेल्स है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो बनेगा और ट्रोफोएक्टोडर्म से भ्रूण को सुरक्षा और पोषण मिलेगा। तो ये यहाँ तक हमने देखा ब्लास्टुला अवस्था। अब ये जो ब्लास्टुला अवस्था है इस अवस्था के बाद क्या हो रहा है इसमें? अब ये इसका संबंध माता के यूट्रस की इनर वॉल से होगा। अब देखिए अब इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा का निर्माण किस प्रकार होता है अब हम वो देखेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए ये हो गया, आप अगर इजीली आपको समझना है तो ये हो गया ब्लास्टुला अवस्था हो गई। इस ब्लास्टुला अवस्था में ये जो बाहर में सेल्स थी ये था ट्रोफोएक्टोडर्म था, ये ट्रोफोएक्टोडर्म था और इन अंदर में इसके क्या है? यहाँ एम्ब्रियोब्लास्ट है। अब ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है इस ट्रोफोएक्टोडर्म में क्या होगा? उंगली के समान ऐसे प्रवर्ध बनेंगे इस प्रकार। इसे क्या कहेंगे? कोरियोनिक विलाई। और इस कोरियोनिक इसी प्रकार अब इसके चारों तरफ ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसमें इसका निर्माण हुआ। इसी प्रकार अब ये जो यूट्रस की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम से भी इस प्रकार से मान लो ये यहाँ पर यूट्रस है, ये यूट्रस से भी इस प्रकार इसमें ये बनेंगे, ये भी विलाई बनेंगे यहाँ पर। इसे कहेंगे यूटेराइन विलाई। तो यूट्रस की आंतरिक भित्ति से भी कुछ उंगली के समान प्रवर्ध निकलेंगे, इसे कहेंगे यूटेराइन विलाई। और इसी प्रकार इससे ब्लास्टुला में ट्रोफोएक्टोडर्म है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म से भी कुछ उंगली के समान प्रवर्ध निकलेंगे, ये कहलाएगा कोरियोनिक विलाई। और जो यूट्रस की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम है उससे भी कुछ उंगली के समान प्रवर्ध निकलेंगे। फिर ये दोनों ऐसे कंबाइंड जुड़ जाएंगे और एक
दोनों जुड़कर, अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से इससे निकला विलाई, इससे भी निकलेंगे विलाई और दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़कर एक रचना का निर्माण करेंगे। उस उत्तकीय संरचना को कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा तो इस बढ़ते हुए भ्रूण का संबंध माता से हो जाता है। यहाँ पर आर्टरीज बन जाएंगी, वेन्स बनती हैं और आर्टरीज और वेन्स माता के आर्टरीज और वेन्स से कनेक्ट हो जाती हैं और उस प्रकार ब्लड आता है। ब्लड के थ्रू शिशु को पोषण भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। आर्टरी से शुद्ध ब्लड आएगा और जो शिशु का अशुद्ध रक्त है वो वेन्स के द्वारा शुद्ध होने के लिए जाता है। तो ये था प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब ये प्लेसेंटा का निर्माण भी हो गया। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है ना। और ये क्या है? एक उत्तकीय संरचना है। प्लेसेंटा एक उत्तकीय संरचना है जिसके द्वारा भ्रूण का संबंध माता से होता है और उसको उसके द्वारा पोषण और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। अब ये प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद हम एक बार और इसको यहाँ पे देखते हैं। अब धीरे धीरे अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। अब इसमें दो लेयर्स थी, ट्रोफोएक्टोडर्म और एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना। ट्रोफोएक्टोडर्म से हमने देखा कि क्या बना, ट्रोफोएक्टोडर्म से प्लेसेंटा का निर्माण हुआ। अब जो एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स थी उसमें और फर्दर डिवीजन होंगे। तो एक बार हम एक और इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। अब यहाँ ये ये है यूट्रस, एंडोमेट्रियम, ये है भ्रूण, एम्ब्रियो भ्रूण है, ये बना प्लेसेंटा और यहाँ पर ये बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पर एक योग सिंक। और ये इसके अंदर क्या होता है, पूरा यहाँ भी यहाँ पर पूरा ये एक द्रव होता है। इसके बाद
तो ये बढ़ता हुआ भ्रूण, ये जो बढ़ता हुआ भ्रूण है, अब ये जो प्लेसेंटा बना था, इस प्लेसेंटा के मध्य में और इस भ्रूण का के मध्य भाग से एक और रज्जु के समान रचना बनती है। इसको कहते हैं अम्बिलिकल कार्ड, या इसी को हम बोलचाल की भाषा में नाभि नाल कहते हैं। तो अब ये जो नाभि नाल बन गई, शिशु का जो नाभि होता है उस नाभि से एक कॉर्ड निकलता है, रज्जु के समान रचना निकलती है जो प्लेसेंटा से जाकर जुड़ जाती है। इस प्रकार ये प्लेसेंटा का कनेक्शन हुआ था माता के अंदर की भित्ति से, और माता की जो यूट्रस की आंतरिक भित्ति से उसका कनेक्शन हुआ प्लेसेंटा का। अब इस प्लेसेंटा का कनेक्शन से भ्रूण से होने के लिए एक और रचना बनी, उसे कहेंगे अम्बिलिकल कार्ड या नाभिनाल कहते हैं। इस प्रकार यहाँ से नाभिनाल में अब बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स आ जाती हैं, और इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं। उस आर्टरीज और वेन्स से ही इसका जो कनेक्शन है वो माता के संपूर्ण शरीर से हो जाता है। तो ये था। इस प्रकार अब ये धीरे धीरे किसमें होगा, इसका डेवलपमेंट होगा और एक पूरा शरीर बनेगा। ये देखिए, इसके बाद क्या होता है, जो ब्लास्टोशील अवस्था है, वैसे तो इसके बाद और बहुत डिटेल में था पहले 12th में, लेकिन अब जब से आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसके आगे का डिटेल नहीं दिया है, तो मैं एनसीईआरटी के लिमिटेशंस में रहते हुए बताऊंगी आपको कि इसमें ब्लास्टुला जो अवस्था होती है, उस ब्लास्टुला अवस्था के बाद गैस्ट्रुला अवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रुला अवस्था का वर्णन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो ब्लास्टुला अवस्था के बाद जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म से तो बन गया प्लेसेंटा, और जो इनर मोस्ट था एम्ब्रियोब्लास्ट, इस एम्ब्रियोब्लास्ट की जो सेल्स हैं उनसे 3 जर्म स्तर का निर्माण होगा। उससे बनेगा एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनसे इन जनन स्तरों से अलग अलग अंगों का निर्माण होगा। ट्रोफोएक्टोडर्म पता है आपको, ये हो गया ना ट्रोफोएक्टोडर्म, और अंदर में क्या था, यहाँ ये, तो ये फिर से रीअरेंज होती हैं सेल्स, पुनर्व्यवस्थित होती हैं, और फिर ये जो 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म बनेगा बाहर, फिर मेसोडर्म बनेगा, फिर इनरमोस्ट एंडोडर्म बनेगा। तो एक्टोडर्म से बाहर तो शादी का निर्माण होगा, मेसोडर्म से आपके जो गट्स हैं वो पूरे बनेंगे, एंडोडर्म से और इंटरनल ऑर्गेन्स बनते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको बस इतना जानना है कि ब्लास्टुला अवस्था आई, ब्लास्टुला अवस्था के बाद जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो रीअरेंज होती है, पुनर्व्यवस्थित होती है वो सेल्स, पुनर्व्यवस्थित मतलब अपने आप वो 3 स्तरों में डिवाइड हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन तीनों जनन स्तरों से पूरे अलग अलग अंगों का निर्माण होता है।